जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं। और इसी के रिगार्डिंग कुछ मैसेज हैं, कुछ नोटिफिकेशन है, कुछ लेटर हैं, वो भी मैं आपको साइड में दिखाऊंगा, वो भी आप चेक करेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वेलफेयर से जुड़ी जो नई नई जानकारी आती है, नए नए मुद्दे उठते हैं, वो आपको समझाए जाते हैं इस चैनल के माध्यम से। और पेंशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आती है उसका भी सोल्यूशन किया जाता है आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, तमाम जानकारियां पाने के लिए और अपनी पेंशन का सोल्यूशन लेने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं या फिर चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों पहली इंफॉर्मेशन की तरफ। अमर उजाला की खबर, डीए 50% जारी होने के बाद अब तमाम संगठन केंद्र सरकार पर भारी दबाव डालेंगे 8 सीपीसी के जल्दी गठन के लिए। जी हां दोस्तों, जैसा आपको पता है केंद्र सरकार ने आपका डीएडीआर बढ़ा दिया, वो भी 4%, 46 से वो हो गया 50%। लेकिन दोस्तों, इसकी जो खबर है वो तमाम संगठनों के पास पहुंची। अब तमाम संगठन भारत सरकार से गुजारिश करेंगे, उन पर दबाव बनाएंगे कि आप जल्दी से जल्दी 8 सीपीसी का गठन करें। तो दोस्तों, इसमें 2 संगठन है जो बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम करते हैं, जो लगातार पेंशनर की मांगे भारत सरकार तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, सबसे पहला संगठन स्टाफ साइड राष्ट्रीय परिषद संगठन। जी हां दोस्तों, यह संगठन तमाम लेटर देता है भारत सरकार को पेंशनर के फेवर में, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम हो, चाहे नोशनल इंक्रीमेंट का मामला हो, चाहे वो 8 सीपीसी हो, चाहे वो फिटमेंट फैक्टर हो, चाहे वो एडिशनल पेंशन का मामला हो, यानी तमाम मांगे पेंशनर की और कर्मचारी की यह संगठन भारत सरकार के पास पहुंचाता है। तो दोस्तों, यह संगठन फिर से डिमांड करेगा, यह संगठन फिर से भारत सरकार पे दबाव बनाएगा कि 50% डीएडीआर हो गया, अब भारत सरकार 8 सीपीसी को लागू करे, वो भी 2026 से पहले। फिर दोस्तों, एक और संगठन है अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ संगठन। जी हां दोस्तों, यह संगठन भी पेंशनर की और कर्मचारी की मांगे भारत सरकार तक पहुंचाता है, उनसे गुहार लगाता है कि पेंशनर को कुछ ना कुछ दे, कर्मचारियों को कुछ ना कुछ मिले भारत सरकार की तरफ से। 50% डीएडीआर हो गया, अब दमदार तरीके से ये दोनों संगठन भारत सरकार पर दबाव बनाएंगे 8 सीपीसी लाने का। दोस्तों, ये संगठन काफी जबरदस्त तरीके से भारत सरकार पर दबाव बना सकता है, लेटरों के रूप में या फिर मीटिंग करके। इनकी तमाम मीटिंग भी होती रहती है भारत सरकार के सेक्रेटरी के साथ। और दोस्तों, ये हमेशा प्रेशराइज करते रहते हैं भारत सरकार को कि जल्दी से जल्दी आप कुछ घोषित करें। दोस्तों, ये जो डिमांड है ये काफी अच्छी है, ये संगठन काफी तगड़े रूप से भारत सरकार पे दबाव बनाता है, और हम तो यही चाहते हैं कि कुछ ना कुछ जल्दी हो भारत सरकार की तरफ से। चलते हैं दोस्तों दूसरी इंफॉर्मेशन की तरफ। पेंशनर का सवाल, क्या चुनाव से पहले OROP3 पेंशन टेबल मिलेगी या डीएडीआर 50% मर्ज होगा? दोस्तों, जैसा आपको पता है सबसे पहले आपके चुनाव हो जाएंगे मई में, सबसे पहले आपके चुनाव हो जाएंगे, फिर उसका टाइम आएगा OROP3 का, वो भी जुलाई 2024 से। अब देखते हैं कि भारत सरकार की कितनी तैयारी है उस पर, क्या सीडीए ने पीसीडीए ने कोई टेबल की तैयारी करी है या नहीं करी है। लेकिन सबसे पहले आपके चुनाव होंगे, फिर उसके बाद आएगा OROP3 का टाइम। लेकिन दोस्तों, फिर मैं आपको बता रहा हूं, अभी भारत सरकार की तैयारी नहीं है डीएडीआर 50% मर्ज करने की, ये मैं आपको पहले भी बताया हूं वीडियो में। इसलिए जो अभी तैयारी होगी वो होगी चुनावों की, सिर्फ अभी चुनावों की ही तैयारी करेगी भारत सरकार, ये 100% कंफर्म है। फिर इसके बाद तैयारी होगी OROP3 की, अगर भारत सरकार करती है, फिर मिलेगी OROP3। अभी 50% डीएडीआर मर्ज नहीं होगा, ये अभी पॉसिबल नहीं है, ना ही भारत सरकार ऐसा कह रही है कि जैसे 50% घोषित होगा या कर दिया उसके बाद आपका डीएडीआर मर्ज हो जाएगा, ऐसा भारत सरकार नहीं कहती है। तो इसलिए अभी सिर्फ चुनाव की तैयारी होगी, फिर उसके बाद हम मांग करेंगे OROP3 की। तो सबसे पहली डिमांड ये है। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। द वायर न्यूज की खबर, एसबीआई ने अपनी वेबसाइट से चुनावी बॉन्ड से जुड़े दस्तावेज डिलीट कर दिए। जी हां दोस्तों, जब सुप्रीम कोर्ट की मार पड़ती है बैंकों पर तो दोस्तों बहुत ही जबरदस्त तरीके से पड़ती है। ऐसी दोस्तों कुछ बॉन्ड थे जिसकी इंफॉर्मेशन एसबीआई ने अपनी वेबसाइट पे डाली थी। तो दोस्तों, कुछ कारणवश एसबीआई ने वो डॉक्यूमेंट डिलीट कर दिए।
अब दोस्तों वो बात पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट के पास, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के पास। अब दोस्तों जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी अवमानना का केस करेंगे। अब दोस्तों पूरा मामला क्या है ये समझते हैं। एसबीआई बैंक को इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीद या बिक्री से जुड़ी जानकारियां 6 मार्च तक चुनाव आयोग के पास जमा कराने के लिए कहा था। जी हां दोस्तों, कुछ इलेक्ट्रॉल बॉन्ड होते हैं जिसकी बिक्री या फिर खरीद उसकी इंफॉर्मेशन बैंकों के पास रखनी चाहिए या फिर होती है। तो दोस्तों इससे जुड़ी जानकारियां, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से संबंधित जानकारियां, खरीद की, बिक्री की, ये एसबीआई ने अपने पास रखी हुई थी, बैंक ने अपनी वेबसाइट पे। लेकिन दोस्तों कुछ सोर्सेस से पता लगा कि ये जो जानकारियां हैं, ये जो पीडीएफ है, ये एसबीआई बैंक ने डिलीट कर दी। तो दोस्तों ये जो जानकारियां थी ये 6 मार्च तक बैंक को चुनाव आयोग के पास जमा कराने के लिए कहा गया था। लेकिन दोस्तों रिकॉर्ड डिलीट करने की वजह से यह मामला और गंभीर हो गया। तो अब जो हमारे सीजीआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ हैं वो चलाएंगे अवमानना का केस बैंक पर, जो उसने वो डॉक्यूमेंट डिलीट कर दिए बैंक ने। तो दोस्तों कुछ ना कुछ बैंक भी गड़बड़ियां करती रहती है, चाहे रिकवरी से संबंधित हो, चाहे डेटा डिलीट कर दिया हो। क्योंकि दोस्तों मैं कई बार सुनता हूं कि बैंक अपना पुराना डाटा डिलीट कर देती है कई बार, जितने भी पुराने डॉक्यूमेंट्स होते हैं। फिर दोस्तों उसका असर पड़ता है पेंशनर्स पे या फिर एम्प्लॉय पे या फिर उस पर पड़ता है जिसका खाता होता है उस बैंक में। क्योंकि दोस्तों जितने भी पुराने रिकॉर्ड होते हैं वो डिलीट नहीं करने चाहिए। हमारे पास भी कम से कम 20 साल से ऊपर का पहले का रिकॉर्ड है, हमारे डिपार्टमेंट के पास भी, बैंकों के पास भी, लेकिन हम कभी डिलीट नहीं करते। क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट कभी भी जरूरत पड़ सकता है आगे आने वाले फ्यूचर में। इसलिए जो पुराना डाटा है वो हमेशा सुरक्षित रखना चाहिए। और दोस्तों ये तो डॉक्यूमेंट एसबीआई ने अपनी वेबसाइट से डिलीट कर दिए, तो दोस्तों इसका सीधा खामियाजा भुगतना पड़ेगा एसबीआई बैंक को। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। 7 सीपीसी की रिपोर्ट, अगले पे कमीशन का इंतजार ना करके 10 साल से पहले एक्वायर्ड फॉर्मूले के आधार पर पेंशन पे में बढ़ोतरी करना। जी हां दोस्तों, एक 7 सीपीसी की रिपोर्ट है, उसमें एक पैरा है जिसमें यह लिखा गया है कि आप 10 साल तक इंतजार ना करें। आपको पता है 10 साल बाद नया पे कमीशन आता है, तो 8वां पे कमीशन ड्यू है 1/1/2026 से, 1/1/2026 से मिलेगा। तो दोस्तों 7 सीपीसी की रिपोर्ट में लिखा है कि 10 साल से पहले ही पीरियोडिक रिव्यू करके एक्वायर्ड फॉर्मूले के बेस पर आप पे पेंशन बढ़ाएं। यह लिखा हुआ है 7 सीपीसी की रिपोर्ट में। अब दोस्तों मेरी जानकारी के अनुसार मैं आपको कुछ पॉइंट समझाऊंगा कि अगर भारत सरकार 8वें पे कमीशन से पहले अगर आपकी पे और पेंशन बढ़ाए तो वो कैसे बढ़ाएगी, कैसे आपको पे और पेंशन का भुगतान करेगी, वो भी बढ़ा हुआ। कुछ जानकारियां दूंगा, सिर्फ ये एक अप्रॉक्स है, लाइकली है। दोस्तों अगर आपका पे कमीशन 8वां पे कमीशन 1/1/2026 से मिल जाता है तब तो बहुत बढ़िया है, वो आपको टाइम पर अगर मिलता है तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर उससे पहले भारत सरकार आपकी पे और पेंशन बढ़ाए तो क्या क्या चीजें वो रख सकती है, किन तरीकों से वो आपकी पे और पेंशन बढ़ा सकती है, ये मैं आपको बताऊंगा 8वें पे कमीशन से पहले, 1/1/2026 से पहले। सबसे पहला पॉइंट, नया फिटमेंट फैक्टर देकर 7 सीपीसी की पे मैट्रिक्स टेबल को रिवाइज करना। जी हां दोस्तों, आपकी पे और पेंशन एक और तरीके से बढ़ाई जा सकती है। जो 7 सीपीसी की पे मैट्रिक्स है उसी को रिवाइज कर देना नए फिटमेंट फैक्टर को लेकर। जब पे मैट्रिक्स रिवाइज हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपकी पेंशन बढ़ जाएगी, पे बढ़ जाएगी, और इसका असर फिर 1 रैंक 1 पेंशन टेबल पे भी पड़ेगा। जो आगे आने वाले रिटायरी होंगे, जब उनकी बेसिक पे बढ़ेगी नई पे मैट्रिक्स के अनुसार, तो फिर जो 1 रैंक 1 पेंशन के अनुसार पेंशन ले रहे हैं उनको भी फायदा पहुंचेगा। तो एक तो ये तरीका है, यानी नया फिटमेंट फैक्टर देकर 7 सीपीसी की पे मैट्रिक्स टेबल को ही रिवाइज कर देना। इसका असर 1 रैंक 1 पेंशन टेबल पर भी पड़ेगा जैसा मैंने आपको बताया, और आपकी रिवाइज हो जाएगी पेंशन। फिर दोस्तों डीएडीआर 0% से शुरू करना। जी हां दोस्तों, जब आपकी 7 सीपीसी रिवाइज कर दी टेबल, नई पेंशन टेबल बन गई नए फॉर्मूले के बेस पर, तो फिर आपका डीएडीआर 0 से स्टार्ट होगा, 0% से फिर वो स्टार्ट होना चाहिए नई टेबल के साथ। फिर दोस्तों डीएडीआर को मर्ज करना बेसिक पे में। फिर एक और तरीका है, जो भी आपका डीएडीआर होगा चाहे वो 50% हो या कुछ भी हो, उसे फिर बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाए।
एक तो ये फॉर्मूला है कि आपका जो डीएडीआर बढ़ा है उसे बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाए, बेसिक पेंशन पे मर्ज कर दिया जाए, तो इससे भी थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हो जाएगी आपकी पेंशन पे। बहुत बड़ा फायदा नहीं मिलेगा आपको अगर मर्ज होता है डीएडीआर, बहुत बड़ा फायदा नहीं मिलेगा आपकी पे पेंशन पे, बहुत ही कम फायदा मिलेगा। सबसे ज्यादा फायदा आपको मिलेगा नए फिटमेंट फैक्टर पर, या फिर अगर टेबल रिवाइज करी जाती है 7 सीपीसी की तो सबसे ज्यादा फायदा आपको मिलेगा नए फिटमेंट फैक्टर पे या फिर टेबल रिवाइज पर। फिर दोस्तों मैंने आपको बताया चाहे तो डीएडीआर मर्ज कर दिया जाए तो फिर इससे आपकी मिनिमम बढ़ोतरी हो सकेगी पे और पेंशन पे। फिर दोस्तों या फिर 1/1/2026 को 8 सीपीसी लागू करना। अगर 1/1/2026 से पहले भारत सरकार कुछ नहीं करती, डीएडीआर मर्ज नहीं करती या फिर कोई नई टेबल नहीं बनाती, तो फिर आपको 1/1/2026 से 8 सीपीसी देखने को मिल सकता है। 8वां पे कमीशन, वो भी एक नए एक्वायर्ड फॉर्मूले के अनुसार और नई टेबल के अनुसार, नई पे मैट्रिक्स के अनुसार। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। एक और इसमें पॉइंट हो सकता है कि जो भी आपकी 7 सीपीसी की पे मैट्रिक्स है इसको ही रिवाइज कर देना 8th सीपीसी में नया फिटमेंट फैक्टर अप्लाई करके, क्योंकि 7 सीपीसी पे मैट्रिक्स में भी आपके फिटमेंट फैक्टर यूज हुए हैं, जैसे 2.57, 2.61, 2.81, अलग अलग लेवल पे। तो जिस तरीके से 7 सीपीसी की पे मैट्रिक्स में फॉर्मूले यूज हुए हैं, फिटमेंट फैक्टर यूज हुए हैं, इसी तरीके से इसी टेबल को रिवाइज कर दिया जाए कुछ और फिटमेंट फैक्टर डालकर, वो भी बड़े हुए, और उसको फिर 8 सीपीसी में लागू कर दिया जाए। तो एक तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है जैसा मैंने आपको बताया। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको दी। आपके अपने विचार क्या है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। फिर दोस्तों एक बार बता रहा हूं मैं आपको कि अभी चुनाव का माहौल चलेगा, अभी चुनाव का माहौल चलेगा पूरे देश में, लोकसभा चुनाव का। फिर बारी आएगी ओआरओपी 3 की। अगर भारत सरकार कुछ करना चाहे, अगर कुछ करना चाहे चुनावी माहौल को भुनाने के लिए, तो जल्द से जल्द वो ओआरओपी 3 लागू करे, जल्द से जल्द वो ओआरओपी 3 लागू करे, ये मेरा कहना है। और वो भी सही पेंशन टेबल लागू करे जिसमें हर एक रैंक को अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिले, हर एक रैंक की पेंशन बढ़े। तो ऐसा मेरा कहना है। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझिए होंगे। अगर आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों मैं वीडियो यहीं एंड करता हूं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।